हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि मिड टर्म एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप एमसीक्यू सारे करके आ पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। और अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखी है ज्योग्राफी के लिए तो उसको आप जरूर देख लेना। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। आगे मैं बात करूँ, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो जितनी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। कुछ पर्सनल क्वेरी है तो पूछ सकते हो। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की, जिसका नाम क्या है भाई, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल सकते हैं। पहला एमसीक्यू भाई देखो, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो डेफिनेशन दी है मानव भूगोल की, इनमें से किसने दी है? रेडजेल ने दी है, हंटिंगटन ने दी है, विडाल डी लाप्लास ने दी है और एलन सी सैंपल ने दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? एलन सी सैंपल हो जाएगा। ठीक है, तीन है अपने पास डेफिनेशन, एलन सी सैंपल की है, विडाल डी लाप्लास की और रेडजेल की है। ध्यान रखना है, रेडजेल की और एलन सी सैंपल की काफी पूछी जाती है। आगे मैं बात करूं, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है, इसका उदाहरण है। तो हमसे पूछा है जो मानव है वो प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही क्या टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाया है। तो इनमें से क्या बता रहा है कि भाई जो प्रकृति के नियमों को समझना, इनमें से कौन सी बात है जो ये बता रही है कि इंसान ने प्रकृति के नियमों को समझा है और टेक्नोलॉजी विकसित करी है। तो पहला ऑप्शन वायु गति के नियम, DNA और अनुवांशिकी के रहस्य की समझ होना और घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना यानी कि आग की खोज करना। तो ये सब कैसे हुआ? जब उसने घर्षण और ऊष्मा के बारे में जाना जो कि प्रकृति के नियम है ना। DNA और अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ करना वो भी प्रकृति के नियमों को जान के, और वायु की गति के नियम। ठीक है, जब भी हम वायुयान वगैरह बना पाए हैं, यानी एरोप्लेन वगैरह बना पाए हैं, तो प्रकृति के नियमों को समझ कर ही इंसान ने टेक्नोलॉजी विकसित करी है। तो उदाहरण, इसका उदाहरण हमें बताना है, ये प्रकृति के नियम कौन कौन से, सारे ही हैं। समझ आ गया? तो अब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? आगे चलो। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, यहाँ पर संश्लेषित नहीं है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो रेडजेल का है, एलन सी सैंपल, पॉल विडाल डी लाप्लास का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो रेडजेल की ये डेफिनेशन है। आगे चलें। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को डैश कहा जाता है। तो आपको पता, तीन विचारधारा हमने पढ़ी है ना। तो हमने एक संभववाद पढ़ी है, नवनिश्चयवाद पढ़ी है और पर्यावरण निश्चयवाद पढ़ी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट बताई है किस अवस्था को दिखा रहा है कि भाई आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियां। तो यहाँ पर प्रकृति ज्यादा प्रबल है और मानव कैसा पुराना है। तो ये कौन सी अवस्था को दिखा रहा है? तो ध्यान रखना, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद को दिखा रहा है। जैसे जब इंसान प्रकृति के नियमों को समझकर उस पर हावी हो जाता है वो साम्यवाद बन जाती है। और जब हमें बीच का रास्ता अपनाने के लिए बोला जाता है भाई, ना तुम प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाओ ना प्रकृति तुम पे बिल्कुल हावी हो जाए, तो इसलिए बीच का रास्ता अपनाओ, तो उसको नवनिश्चयवाद कहते हैं, जिसको हम रुको और जाओ के नाम से भी जानते हैं। रुको और जाओ। और ग्रिफिथ टेलर जो है बेसिकली इसके समर्थक हैं। क्या है? ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के, है ना, ग्रिफिथ टेलर। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा, जिसमें आदिम मानव समाज जो है प्रकृति की प्रबल शक्तियों के साथ अन्योन्य क्रिया करता था और उससे डरकर रहता था। तो इसको हम पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं, ये मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। ठीक है भाई, आंसर देख सकते हो। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो आपको बताना है कि भाई इनमें से किसका संबंध जो है बेसिकली संभववाद से है या प्रकृति का मानवीकरण से है। तो इमैनुअल कांट, रेडजेल, रीटर और अपना इसका पूरा नाम कार्ल रीटर होगा, है ना, और पॉल विडाल डी लाप्लास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉल विडाल डी लाप्लास बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलें। ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है? तो नवनिश्चयवाद से बता चुका हूँ। भूगोल में उत्तराधुनिकवाद की समय अवधि क्या है? तो 1990 का दशक, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या है उत्तराधुनिकवाद की समय अवधि मानी जाती है। आगे चले। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो नवनिश्चयवाद को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उप क्षेत्र है? मैंने बताया था आपको, राजनीतिक भूगोल होता है, जनसंख्या भूगोल होता है, तो इनके एक उप क्षेत्र भी होते हैं। तो हमसे राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र पूछा है।
तो उद्योग भूगोल होगा, सांस्कृतिक भूगोल होगा, निर्वाचन भूगोल या विपणन भूगोल। तो सिंपल सा मतलब है, राजनीतिक भूगोल की बात आ रही है तो सिंपल से यहाँ पर हम निर्वाचन की बात करेंगे, इलेक्शंस की बात करेंगे, तो निर्वाचन भूगोल इसके अंतर्गत आ जाएगा, जो कि राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। आगे चलो, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जो कि अपना है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ डैश इस बात से लगाया जाता है। पर जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या है ना। तो लोगों का कार्य क्या है ये पता होना जनसंख्या वितरण शब्द का मतलब है। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, ये लोगों का अनुपात क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर इसका बी हो जाएगा कि भाई भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित है, ये जनसंख्या वितरण होता है अपना। ठीक है ना, कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित है इस बात से लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, एशिया में बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार आया है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है। तो आपको पता है ना कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर तो बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो कथन किसने कहा है, आपको पता होगा किस कंटेक्स्ट में कहा है, क्योंकि जिस जगह पर कम जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, वहां पर जो फैक्टर्स है जैसे पानी होना, जलवायु होना और बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जो कि वहां पर अच्छे होंगे, तभी वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। बाकी ये किसने कहा है, माल्थस ने कहा है, रेडजल ने कहा है, जॉर्ज बिक्रेसी ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज बिक्रेसी ने कहा है, ठीक है ना, कि भाई एशिया में बहुत कम स्थान पर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा स्थान पर कम लोग हैं, ये ध्यान रखना। तो आगे चलें, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान जहाँ से लोग जाते हैं वो क्या कहलाता है। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, है ना, तो जिस जगह से जा रहे हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उद्गम स्थान। ठीक है, और जहां पे जा रहा है उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक तीन होते हैं, जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है और प्रवास होता है। ठीक है ना, दर भी लगा सकते तुम आगे, दर और प्रवास, ये तीन तो भाई जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं जिनसे जनसंख्या परिवर्तन होता है। लेकिन नगरीकरण ये क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है नगरीकरण। बाकी घटक अपने तीन ही होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांग के संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है। लगभग तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं, है ना। तो हमसे अंतिम अवस्था यानी तीसरी अवस्था पूछी है कि जो जनांग के संक्रमण की होती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जनांग के संक्रमण की तीसरी अवस्था, इनमें से कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है। देखो तीसरी अवस्था यानी कि जहां पे जनसंख्या बिल्कुल पढ़ी लिखी, ठीक है, समझदार, परिवार नियोजन के बारे में सोचने लग गई थी, फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मर्त्यता, ये तो पहली अवस्था है। तीन अवस्था तो पहली अवस्था को दर्शा रही है। महामारी वगैरह ये पहली अवस्था में ही आता है। जनसंख्या का अशिक्षित होना ये भी फर्स्ट में ही है, लगभग पहले में ही आता है ये। नगरीय जनसंख्या एवं तकनीकी रूप में विकसित होना, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, नगरीय जनसंख्या होना और तकनीकी रूप विकसित होना, मतलब इस स्टेज में ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शा रहा है। चार ऑप्शन में से कौन वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक वृद्धि समझते हो ना आप, क्या होता है, जो एक्चुअल में भाई जनसंख्या बढ़ी है या घटी है, पूरा एक्चुअल में। क्योंकि अगर हम जन्म दर और मृत्यु दर को माइनस कर देंगे तो वो वास्तविक वृद्धि नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि भाई कुछ लोग उस जगह से गए भी होंगे या नए आए भी होंगे। तो ऐसे में हम कैसे भाई जन्म और मृत्यु दर से निकाल सकते हैं, तो ऐसे बात नहीं बनती है। तो अगर हमें वास्तविक वृद्धि चाहिए तो हम क्या करते हैं, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस करते हैं आप्रवास माइनस उत्प्रवास, मतलब कितने लोग आए और कितने लोग गए, उनको भी माइनस हम करेंगे और जन्म दर मृत्यु दर को माइनस करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मान लो जन्म दर मृत्यु दर मैंने माइनस करा, यहाँ पर 100 आया, और अप्रवास उत्प्रवास मैंने माइनस करा, यहाँ पर 50 आया, है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐड करना है, तो 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150। ये अपनी वास्तविक वृद्धि है, क्योंकि इतने लोग हमसे हमारे बड़े हैं, ध्यान रखना। अगर मान लो इससे पिछले साल 200 लोग थे, 200 लोग बड़े, 200 लोग आए थे ना, मतलब एक साल के अंदर अंदर हमारे 200 आई थी, लेकिन अब 150 आया, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव में जाएगी, है ना, पिछले बार से। ये ध्यान रखना है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अपन सब जो भी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, अशोधित जन्म दर को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो अशोधित जन्म दर है
उसको किससे व्यक्त करा जाता है? प्रति हजार अशोधित जन्म दर, जब हम जन्म दर की बात करते हैं, जो कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक भी है, पीछे बताया है। तो अशोधित जन्म दर देखो भाई, तो प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे, ठीक है भाई, प्रति लाख स्त्रियों पे ऐसे काट दो, ठीक है, 1000 पे बात होती है, प्रति 10,000 ये भी उड़ा दो, है ना, चाहे तुम मृत्यु देखो चाहे जन्म देखो, 1000 से ही बात होगी, जैसे भी होगी। तो प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में जो है हम अशोधित जन्म दर को मानते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जनांगी के संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था को दर्शाता है? दूसरी अवस्था। उच्च प्रजनन उच्च मृत्यु पहली है, बता चुका हूं। निम्न जीवन प्रत्याशा ये पहली अवस्था है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना और इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि दूसरी अवस्था को दर्शा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं तो सुधार इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिल गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था? थॉमस माल्थस ने ये कहा था भाई, जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन जो खाद्य आपूर्ति, जो खाना है ना, उतना तेजी से वो नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे में ना भुखमरी वगैरह फैलेगी और लोग आपस में ही लड़ेंगे, तो इन्होंने ये कहा था, है ना। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा? खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी, है ना, यही बात बोली थी कि लोगों की जो संख्या है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी, यानी खाद्य आपूर्ति कम होगी और लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलें, अगला चैप्टर मानव विकास। मानव विकास का अर्थ क्या होता है? आर्थिक सुधार होना। तुम सोचोगे भाई पैसा आ गया तो हमारा विकास ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, गुणवत्ता में सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो गुणवत्ता में सुधार होने को हम विकास बोलते हैं। जैसा आप जी रहे थे लाइफ, अगर उस सब क्वालिटेटिव लाइफ जी रहे हैं तो हम बोल देंगे हाँ भाई आपका विकास हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, पैसा सबके पास होता है लेकिन वो अच्छी लाइफ नहीं जी रहे होते कई बार, तो ध्यान रखना है। तो गुणवत्ता में सुधार होने के मानव विकास को माना जाता है। क्या कह लीजिए भाई, यह क्वेश्चन मान लो गुणवत्ता में सुधार नहीं दिखा, गुणवत्ता में सुधार नहीं दिखा ऑप्शन में, तो मैं इसकी जगह ये भी मिल सकता है कि वृद्धि में सकारात्मक परिवर्तन, वृद्धि में सकारात्मक, सकारात्मक परिवर्तन भी क्या है? विकास ही है, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो भाई, ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो 4 स्तंभ तुम्हें पता है, मैंने बता रखे हैं तुम्हें, तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो समता तो है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है, लेकिन व्यापारीकरण नहीं है। व्यापारीकरण कोई भी यहाँ पर स्तंभ नहीं है। तो चौथा स्तंभ क्या है यहाँ पर, बताओ मुझे, मैं बता देता हूँ क्या है। सशक्तिकरण। क्या है? सशक्तिकरण। ठीक है, ये चौथा स्तंभ है, बाकी व्यापारीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलें, अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना डैश कहलाता है ना। मतलब कि अपने विकल्प तुम खुद चुन पा रहे हो, अपने विकल्प तुम खुद चुन पा रहे हो, इस शक्ति का विचार करना डैश कहलाता है। मतलब तुम कुछ सोच रहे हो और तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे मन में कोई थॉट आ रहा है तुम उसको कर पा रहे हो, अगर तुम कुछ करना चाह रहे हो तो वो क्या कहलाता है? आत्मविश्वास, उत्पादकता, सशक्तिकरण या संसाधनों तक पहुंच। अपने विचार तुम खुद इंप्लीमेंट कर पा रहे हो ना, यानी तुम काफी मजबूत हो, सशक्त हो, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सशक्तिकरण। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मानव विकास सूचकांक से है? ठीक है यार, जिसने मानव विकास को विकल्पों में वृद्धि के रूप में, मतलब विकास को यहाँ पर उन्होंने बोला है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, उनकी चॉइस बढ़नी चाहिए, है ना। तो किसने कहा ये, मतलब किससे संबंध, अभी विकल्प में वृद्धि होना मानव विकास का है, या मानव विकास सूचकांक से संबंध किस विद्वान का है? तो जॉर्ज बी क्रेसी ये होगा ना, आंसर ये नहीं होगा, मतलब बता रहा हूँ यहाँ पर आएगा जॉर्ज बी क्रेसी, माल्थस, डॉक्टर महबूबुल हक, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों में नहीं होती है? क्वेश्चन बेटा ऐसे घुमाता तुमको, नहीं होना, है ना। तो हमसे पूछा है कि कौन सी विशेषता जो है इनमें से जिनका विकास निम्न स्तर का होता है ना देशों का, उनमें नहीं होती है वो खासियत। राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक उपद्रव जो होता है ये आपको निम्न स्तर वाले देशों में देखने को मिलता है,
मतलब राजनीतिक जैसे कि सरकार गिर जाना, दंगे फसाद हो जाना, है ना। तो राजनीतिक उपद्रव हमें उसी देश में देखने को मिलता है जहाँ पे निम्न स्तर हो, और निम्न स्तर भी वजह क्या है, यही है, राजनीतिक उपद्रव होना। सामाजिक खंडों में अधिक निवेश करना, मतलब कि समाज के कल्याण के लिए पैसा निवेश करना, अच्छी अच्छी पॉलिसी लेकर आना ताकि जनता का भला हो। तो ये तो भाई निम्न स्तर के देशों में नहीं होता है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कौन सी विशेषता निम्न स्तर वाले देशों की नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारियां निम्न स्तर के देशों में देखी जाती है। समझ आ गया। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य है। जब वृद्धि में तुमको पढ़ाया है, तो वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका जो चिन्ह है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, इसका चिन्ह केवल धनात्मक हो सकता है, चिन्ह केवल ऋणात्मक हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा आंसर, जो वृद्धि है वो नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है ना भाई, तुम सारे एमसीक्यू ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे खल्लास कर दोगे। बाकी चैप्टर नहीं पढ़ा तो भाई देख जाओ, समझ जाओ आंसर, है ना। तो सबसे पुराना उपागम कौन सा है। कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है, आयु उपागम है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर है इसका, तो आयु उपागम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा उपागम प्रस्तावित किया गया है। तो कोई बताना है कि इन चारों में से कि आईएलओ ने कौन सा उपागम प्रस्तुत करा है। और आईएलओ ने 6 बेसिक नीड की बात करी है उसमें, कि भाई सरकार का काम है ये 6 बेसिक नीड जो है लोगों को देना। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारभूत, 6 आधारभूत आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं। समझ रहे हो, बता ही दिया मैंने आंसर, है ना। तो कौन सा उपागम प्रस्तावित करा है, आयु उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, और कोई इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई उपागम नहीं, ध्यान रखना, ये इधर आएगा। ठीक है, कोई उपागम नहीं। तो ऑप्शन जो सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। तो आईएलओ ने इस वाले उपागम को प्रस्तावित करा और 6 बेसिक नीड्स की यहाँ पर बात करी है। अब वो 6 बेसिक नीड्स कौन कौन से हैं ना भाई, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सीरियस होगा तब बताओ, वही बच्चा बताएगा जो सीरियस होगा, अदरवाइज तो सब वही वीडियो देख के चले जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो अगला क्वेश्चन, मानव विकास का एक उपागम जो कि क्षमता उपागम है, इसका संबंध किस विद्वान से है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। डॉक्टर महबूब उलक से है, रेडजल से है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, इनमें से कोई नहीं है। देखो, तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, इन्होंने क्या है, क्षमता उपागम के बारे में बात करी है। यह क्षमता उपागम का जो रिलेशन है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। तो उन्होंने यही बोला है कि लोगों की क्षमता बढ़ाओ भाई, तो सब उनके विकल्प वगैरह सब बढ़ जाएंगे और सब इजीली वो काम कर पाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात बोली थी, अगर हमें क्षमता बढ़ानी है कि लोगों की, अगर हमें उनका विकास करना है तो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और क्षमता बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, स्वतंत्रता में वृद्धि करनी पड़ेगी, स्वतंत्रता में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भाई, कुछ नहीं भी आ सकता ना कि भाई मानव प्रोफेसर अमर्त्य सेन के लिए मानव विकास क्या है, क्षमता वृद्धि कैसे होगी, तो स्वतंत्रता में वृद्धि करके, यानी फ्रीडम को बढ़ाकर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलें। क्षमता उपागम किस क्षेत्र से संबंधित है, परिवहन के क्षेत्र से, श्रमिकों के क्षेत्र से, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र से, और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बड़ा आसान आंसर मैं बता चुका हूँ, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र से। ठीक है भाई, हमें क्षमता बढ़ानी है, यानी कि हमें संसाधनों तक पहुंच लोगों की बढ़ानी है, उनकी क्षमता बढ़ानी है। अगला चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं। देखो, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक क्रियाओं से संबंध रखता है, आखेट, पशुचारण, विनिर्माण, या ए और बी। सिंपल सा मतलब है यार, विनिर्माण तुम्हारा द्वितीयक क्रिया में आ जाता है ना। तो आखेट और पशुचारण जो है वो अपना प्राइमरी एक्टिविटी या कह लो प्राथमिक क्रियाओं से रिलेशन रखता है। आगे चलें। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहती हैं। तो जो भी जितनी प्राथमिक क्रिया होगा, जैसे मछली पालन, पशुपालन, खेती वगैरह करना, तो किस पर निर्भर होती है, उद्योगों पर निर्भर होती है, परिवहन पर निर्भर होती है, श्रमिकों पर, या पर्यावरण पर।
तो इसका सिंपल सा आंसर है पर्यावरण पर निर्भर होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, आंसर देख सकते हो, ठीक है। इसका पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे, देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से जपोटा वृक्ष, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से जपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है? मक्खन, कुनैन, चिकल, पेय पदार्थ। जो जपोटा वृक्ष है उसके दूध से क्या बनाया जाता है? मक्खन, कुनैन, चिकल, पेय पदार्थ। तो चिकल बनाया जाता है। तो तुम च्युइंगम खाते हो ना, च्युइंगम खाते हो, वही है चिकल, वही वाला चिकल की बात हो रही है। तो जपोटा वृक्ष से बनाया जाता है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? क्या बोला मैंने? कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है ना, हमने पढ़ा है बाजार और खेती वाली जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में, उसमें सही है ये कि कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड और कनाडा। पाकिस्तान का नाम भी भाई ऑप्शन में आ जाता है, बताओ। तो नीदरलैंड सब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या पुष्प उत्पादन में क्या रखता है? विशिष्टीकरण रखता है। आगे चलें। निम्न में से किस देश में वाणिज्य पशुधन पालन नहीं किया जाता है? मैंने मैप की वीडियो बनाई है, ठीक है ना। उसमें मैंने बात भी करी है कि भाई वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अगर तुमने वो वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर वैसे बता दोगे कि भाई कौन से देश में वाणिज्य पशुधन पालन नहीं किया जाता। न्यूजीलैंड में नहीं करा जाता, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं करा जाता, या अर्जेंटीना या कनाडा। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा में नहीं करा जाता है। समझ रहे हो, ध्यान रखना है। आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किस क्षेत्रों में की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगर तुम्हें इन सब के बारे में भी नहीं पता ना भाई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये मैंने भू संसाधन और कृषि वाले चैप्टर में बता रखा है, तो वहां पर तुम देख सकते हो इसको। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र किस में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे चलें। निम्न में से किस प्रकार के कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है? मतलब अगर हमें कृषि करनी है तो उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र के हम क्या कर देते हैं भाई, सारे मतलब वहां पे जितने भी कृषि कह लो या जितने भी झाड़ फूस होंगे, है ना, तो जितनी वनस्पति झाड़ फूस उसको हम जला देते हैं। और जो राख बनती है वो उपजाऊ का काम करती है, उस जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करती है। तो बताओ कौन सी कृषि है ये? इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते लगभग 3-4 बन सकते हैं और कंपलसरी आ सकता है। तो देखो भाई, चावल प्रधान कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है, स्थानांतरणशील कृषि होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर कृषि करने के लिए वनस्पति को जलाया जाता है तो उस वो कृषि का नाम क्या है? स्थानांतरणशील कृषि, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलें और कमेंट। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बोला अलग अलग नाम में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमसे पूछा है भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी, उसमें जो है स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख, झूमिंग, वाणिज्य कृषि और इनमें से कोई नहीं। तो झूमिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, बाकी स्थानांतरणशील कृषि के नाम अलग अलग भी हैं, जैसे कि कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि को, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो झूमिंग आंसर हो जाएगा। और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्पा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा, झूमिंग, लदांग, इनमें से कोई नहीं। तो लदांग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लदांग जो है कहा जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया में। आगे चलें। निम्न में से किसने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि की शुरुआत करी थी? तो अंग्रेजों ने करी थी। अंग्रेजों में ने भी किसमें? पर्टिकुलर यूरोप की बात करेंगे, ध्यान रखना, जो यूरोप के अंग्रेज थे, ध्यान रखना है। वैसे अंग्रेजों वाला ऑप्शन यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और कोई डाल देना इसमें, ठीक है। रूस डाल देते हैं यार, ठीक है, रूस के लोगों द्वारा। वैसे ऑप्शन तो गलत ही है ये वाला, है ना, आंसर अपना है ही नहीं। तो रोपण कृषि जहाँ पर एक ही प्रकार, मतलब बहुत सारी
चीज़ों की खेती करी जाती है, लेकिन एक बार में एक ही की खेती करी जाती है, जिसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे कि कोको हो गया है ना, कोको की पौध लगाना, तो ऐसे बहुत सारे हैं। केले की पौध लगाना, अनानास की पौध लगाना, तो ये सब हमने पढ़ा था इसके अंदर, है ना। तो किसने इसकी शुरुआत करी थी? तो यूरोपियों ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। उपनिवेश बनाते थे और खेती स्टार्ट कर देते थे और प्रॉफिट कमाते थे, तो यूरोपियों ने स्टार्ट करा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? रोपण कृषि, निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि। इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, बच गया ये भूमध्य सागरीय कृषि। आगे चलें। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता मिली है? हमें बताना है सहकारी कृषि में जहाँ पर लोग आपस में ग्रुप बनाकर एक जितने भी संसाधन की जरूरत होती है किसी किसान को एक कृषि के लिए, तो वो आपस में मिल बांट कर उसका सहयोग करते हैं, है ना, जिसको जो जरूरत होती है। तो सहकारी कृषि का सबसे अधिक सफलता मिली किन देश, इनमें से किस देशों में मिली है? रूस, भारत, डेनमार्क, नीदरलैंड। तो डेनमार्क इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, डेनमार्क में जो है सफलता देखने को मिली है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि को कूपकी खनन भी कहा जाता है? कूपकी खनन, धरातलीय, भूमिगत, लघु खनन, और इनमें से कोई नहीं। तो भूमिगत खनन को जो है हम कूपकी खनन भी कहते हैं। अगले चैप्टर की बात करें, द्वितीयक क्रियाएं, देखो। तो पहला क्वेश्चन, विनिर्माण निम्न में से किस से संबंधित है? विनिर्माण मतलब होता है कुछ ही वस्तुओं का निर्माण करना, तो ये द्वितीयक क्रियाओं में आता है। आगे चलें। जंग का कटोरा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध आ सकता है एग्जाम में? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीटर्सबर्ग, ठीक है। आगे चलें। वे उद्योग जो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं और प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाते, एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे उद्योगों को कहते हैं हम स्वच्छंद उद्योग, जिसमें काम वगैरह कैसा होता है, जैसे फोन हो गया, उस जितने फोन के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं उसको असेंबल करना हो गया, है ना। तो असेंबलिंग करने का काम जो होता है स्पेयर पार्ट्स को, लगभग स्वच्छंद उद्योगों में ही आता। तो एक प्रदूषण थोड़े फैलाएंगे, ये ध्यान रखना। और काफी विविधता वाले होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार का काम करा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है? मतलब है विनिर्माण कर रहा है, सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वच्छंद उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, कुटीर उद्योग। आगे चलें। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी बंदे के अपने हाथों में होता है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवाद में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। समाजवाद में गवर्नमेंट के हाथों में होता है। अब अगला क्वेश्चन, भारत और चीन जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रकार के उद्योगों का विकास किया है? कुटीर का, छोटे पैमाने का, बड़े पैमाने के उद्योग का, स्वच्छंद उद्योग का। तो छोटे पैमाने के उद्योग का यहाँ पर क्या है, विकास किया है। आगे चलें। किस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है? तो प्राकृतिक रूप से जो रासायनिक खनिज पाए जाते हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल, एज अ कच्चा माल यूज को किस प्रकार के उद्योग करते हैं? तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा, रसायन आधारित उद्योग करते हैं, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। हाथी दांत उद्योग किस प्रकार के उद्योग का एक उदाहरण है? हाथी दांत उद्योग, रासायनिक उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। सिंपल सा आंसर है यार इसका, पशु आधारित उद्योग जो है बेसिकली हाथी दांत उद्योग, मतलब ये पशु आधारित उद्योग से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। आगे चलें। निम्न में से कौन से श्रमिकों का प्रकार अधिक दक्ष और उच्च होता है ना, मतलब कि ऐसे श्रमिक जो कि उच्च होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, दक्ष होते हैं अपने काम में, ठीक है, जो बढ़िया ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, तो वो कौन से श्रमिकों में, मतलब वो किस प्रकार में आते हैं? नीले कॉलर में, सफेद कॉलर में, पीले कॉलर में? वो वाले कॉलर मत समझना, उनको कहा जाता है भाई सफेद कॉलर के लोग, पीले कॉलर या नीले कॉलर की जॉब्स कहा जाता है। तो सिंपल आंसर इसका हो जाएगा भाई सफेद कॉलर, ध्यान रखना। अब आप मुझे कमेंट में बताना लाल कॉलर, लाल कॉलर को किस प्रकार के श्रमिकों को बोला जाता है, ठीक है, बताना मुझे कमेंट में। अब यहाँ से हम बुक 2 की बात करते हैं। फर्स्ट बुक में आपका द्वितीय क्रिया तक चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म के अंदर, तो बुक 2 की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। देखो भाई,
तो पहला क्वेश्चन कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? 57 में, 72 में, 81 में, 1901 में। तो 1881 में हुई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का पूछा नहीं कि पर्टिकुलर किसी राज्य का पूछा है। देखो भाई, 3 क्वेश्चन बनते हैं घनत्व से। बिहार का पूछ लेगा, अरुणाचल प्रदेश का पूछ लेगा, ठीक है, और भारत का पूछ लेगा। तो भारत का तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति, इस साइन का मतलब क्या है? प्रति है, वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। सिंपल आंसर है इसका भाई, ठीक है, बिहार है। कितना है? 1106, 1106 व्यक्ति। ये मैप में भी आ जाता है, मेरे मैप में मैंने बताया तुमको, ये प्रति वर्ग किमी यानी किलोमीटर, ध्यान रखना है, ठीक है। और लगे हाथ तो भाई अरुणाचल प्रदेश का भी जान लो, यानी कि एपी। कितना है? 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ आ गया? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, सबसे कम? अगला क्वेश्चन आ गया, तो क्या हो जाएगा अपना? अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। आगे चले, किस दशक को जनसंख्या स्थिरता का दशक कहा जाता है, जिसमें जनसंख्या स्थिर थी लगभग? तो 1901 से 11, 11 से 21, 21 से 31। 4 प्रवृत्तियां पढ़ी हमने जनसंख्या की, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ भाई, वो वाला 5 मार्क्स में आता है। तो बाकी हमसे अगर तुमने वन शॉट देखी है, चैप्टर पढ़ा है, तो तुम इजीली कर दोगे, है ना। तो जनसंख्या स्थिरता का किसको कहा जाता है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा 1911 से लेकर 21 साल जो टाइम पीरियड है, इसको हम स्थिरता का दशक कहते हैं। आगे चलें, भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना? तो 1.64, 2.14%, 1.17%, 1.92%। तो 1.64% जो है भारत की वृद्धि दर है जनसंख्या की, वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि हर एक साल में इतनी परसेंट जनसंख्या बढ़ रही है। यानी जितनी भी टोटल जनसंख्या है उसका अगर हम परसेंटेज निकाल देते हैं, मतलब उस जितनी जनसंख्या है उसका 1.64% हर साल बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार किस आयु वर्ग को युवा माना गया है? क्या बोला मैंने? राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार किस आयु वर्ग को युवा माना गया है? तो 10 से 19 वर्ष, और 15 से 19 वर्ष, 20 से 35, 18 से 30। तो 15 से 29 वर्ष के जो बच्चे हैं या लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली अपने युवा माने गए हैं राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के तहत। समझ आ रहा है भाई? ध्यान आपको रखना है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, जो कि अपना है मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई मानव बस्ती का अर्थ क्या है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी जाता है। तो व्यापार का केंद्र है, ऑप्शन बी घर का समूह जहां लोग रहते हैं, केवल गांव और केवल शहर। तो साफ पता चल रहा है मानव बस्ती का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घरों का समूह जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे चले, ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः आधारित होती हैं, मतलब जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस पर आधारित होती है? उद्योगों पर, परिवहन पर, कृषि पर, खनिज पर। तो आपको पता है भाई, जो ग्रामीण बस्तियां बेसिकली कृषि पर क्या होती हैं? आधारित होती हैं। यानी यहाँ पर जो मेन काम हो रहा होता है वो कृषि का हो रहा होता है। ये नहीं कि भाई कृषि हो रही होगी, लेकिन मेन काम कृषि हो रहा होता है, ध्यान रखना। आगे चले, ग्रामीण और शहरी बस्तियों का प्रमुख अंतर क्या है? तो जब हम बात करते हैं ग्रामीण और शहरी बस्तियों में कि इनमें मुख्य अंतर क्या है, बता दो। तो हम किन आधार पर अंतर करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन दोनों बस्तियों के बीच में, ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच में? तो जनसंख्या के हिसाब से करते हैं, आजीविका के हिसाब से करते हैं, सामाजिक संबंध के हिसाब से करते हैं, या इन सभी के आधार पर करते हैं? ऑप्शन डी। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? देखो भाई, जनसंख्या के अकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, ग्रामीण और शहरी बस्तियों में अंतर करते हैं। और आजीविका के आधार पर भी कि भाई ग्रामीण बस्तियां कृषि पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है, ठीक है, खेती करती है। लेकिन शहरी बस्तियों में सारी जितनी भी द्वितीय क्रियाकलाप आ जाती हैं उस पर निर्भर होती है ना। द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप जो होती है वो शहरी बस्ती उसमें संलग्न रहती है ना। तो ये तो हो गया आजीविका के आधार पर। और ऑप्शन सी सामाजिक संबंध, आपको पता है कि जो ग्रामीण बस्ती है वहाँ पर सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं और
शहरी बस्तियों में सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, केवल मतलब की बात ज्यादा होती है, जहाँ फायदा दिखता है वहां पर जब भी बात होती है, इसको बोलते हैं औपचारिकता, केवल दिखावे का रिलेशन बना के रखना लोगों के साथ। तो हमेशा शहरी बस्तियों में देखने को मिलता है, यानी कि सामाजिक संबंध आजीविका और जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम डिफरेंस करते हैं दोनों बस्तियों में। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। समझ आ गया? आगे चलें। समूहित बस्ती जिसको हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स भी बोलते हैं, की पहचान क्या है? अगर मैं बोलूँ भाई समूहित बस्तियां या गुच्छित बस्तियां, ठीक है ना भाई, इसको तुम गुच्छित भी कह सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या कह सकते हो, गुच्छित, गुच्छित बस्तियां भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ कि समूहित बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, इसकी पहचान क्या है? घर इकट्ठे बने होते हैं, घर बहुत दूर दूर बने होते हैं, घर नदी के किनारे ही होते हैं, घर केवल पहाड़ पर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो घर होते हैं वो एक इकट्ठे बने होते हैं, मतलब घर बहुत पास पास होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले। ग्रामीण और शहरी बस्तियों का मुख्य अंतर क्या है? आई थिंक ये बता दिया मैंने आपको, है ना। आगे चलो। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगरों का विकास मुख्यतः किस रूप में हुआ है? ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं तो नगरों के लिए कि भाई प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, तो पता होना चाहिए आपको ये सब। तो प्राचीन नगरों का विकास मेनली किस रूप में हुआ है? औद्योगिक केंद्र के रूप में हुआ है, प्रशासनिक केंद्र के रूप में हुआ है, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है, व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्रामीण जो प्राचीन नगर है, इनका जो विकास है मेनली, जो एंशियंट टाइम में इनका विकास हुआ है, वो मेनली धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है। मतलब कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत है, जैसे कि वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, तो उनका धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बहुत सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इन जितनी प्राचीन नगर है उनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है, सेंटर के तौर पर हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन नगर का उदाहरण है? ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से। बताओ कि मध्यकालीन नगर कौन सा है, प्राचीन नगर कौन सा है इनमें से, तो ध्यान रखना है। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा नगर प्राचीन नगर का उदाहरण है? दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, नागपुर। इसका आंसर मैंने पीछे बता दिया हूँ तुमको। तो जो प्राचीन नगर का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें। मध्यकालीन नगरों का विकास अधिकतर किस रूप में हुआ है? जो मध्यकालीन नगर है, जो मेडिएवल टाइम के, जिनका विकास मेडिएवल टाइम पर हुआ है, मध्यकालीन तो टाइम पर हुआ है, तो उनका विकास जो है किस रूप में हुआ है? धार्मिक स्थल के रूप में हुआ है नगरों का विकास, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकास हुआ है, राजधानियां और रजवाड़ों के मुख्यालय के रूप में विकास हुआ है, या शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकास हुआ है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने मध्यकालीन नगर है, जो उनका विकास हुआ है, जो उनको विकसित करा गया है ऐसे नगरों को, बेसिकली वो राजधानियों के तौर पर, ठीक है, राजधानियों या रजवाड़ों के मुख्यालय के तौर पर करा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलूं। पल्ली बस्तियों के इकाइयों को विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, या किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा गया है। तो मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, पाड़ा, पाली, नगला के नाम से जाना जाता है, नगर और नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है, या बाजार और चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, पाड़ा, पाली, नगला, ठीक है ना। इनके नाम से क्या है, हम पल्ली बस्तियों को जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो पल्ली बस्तियां होती हैं इनका नाम एक ही रहता है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है इनको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन मान लो कि पल्ली बस्ती का मतलब क्या है, जो किसी भौतिक इकाई की वजह से, मान लो यहाँ पर नदी जा रही है, यहाँ पर कुछ एक बस्ती है, यहाँ पर एक बस्ती है, तो इस पूरी बस्ती को हम क्या बोलेंगे? पल्ली बस्ती ही बोलेंगे, क्योंकि जो बस्ती अलग हो रही है ये भौतिक विशेषता या भौगोलिक फैक्टर की वजह से, भौगोलिक कारक की वजह से क्या हो रही है? अलग हो रही है ना। तो इनका नाम एक ही रहेगा, यानी कि इसका नाम, इस वाली बस्ती का नाम कुछ और होगा, इस वाली बस्ती का नाम कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना है ना। लेकिन इनको अलग अलग जगह पे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि पाड़ा, पाली, नगला है, ध्यान रखना। आगे चलें। अगला चैप्टर भूमि संसाधन और कृषि। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन को बताने वाला हूँ एग्जाम में आपको वही देखने को मिलेंगे, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, और लगभग आते यहीं से ही है, ध्यान रखना। भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? तो हमसे पूछा जो भूमि संबंधी अभिलेख होते हैं, ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से लिया है इस चैप्टर के, ध्यान रखना। भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? भूमि किस किस चीजों में उपयोग हो रही है, इसका अभिलेख, इसका देखा जाएगा कौन रखेगा? कृषि विभाग रखेगा, भू राजस्व विभाग रखेगा, वन विभाग रखेगा, या सिंचाई विभाग रखेगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना है आपको। जो भू राजस्व विभाग है वो रखता है सारे लेखा जोखा इसका।
आगे चलें। वनों के अधीन क्षेत्र का अर्थ क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ फॉरेस्ट लैंड या कह लो वनों के अधीन क्षेत्र, तो इसका मतलब क्या है? केवल प्राकृतिक वनों की बात हो रही है, या वृक्षरोपण क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ पर हम वृक्ष रोपित कर रहे हैं, या वो क्षेत्र जो राजस्व अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हो, या केवल पर्वतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मैं बोल रहा हूँ वन के अधीन क्षेत्र, तो सारा ही क्षेत्र वन का हो, वन के मतलब वन के अधीन क्षेत्र में आएगा, जो कि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, चाहे वहां पर वन हो चाहे ना हो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। खरीफ की फसलें मुख्यतः कब बोई जाती है? तो आपसे पूछा है कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती है ना? गर्मियों के अंत में, शरद ऋतु में, या सर्दियों में, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है उसी के साथ जो है खरीफ की फसलें बोई जाती है। जैसे कि चावल मिलने खरीफ फसल है, तो चावल में बहुत सारा पानी चाहिए होता है, धान है ना भाई, पानी चाहिए होता है, तो इसलिए जो है खरीफ की फसल, ऐसे जितनी भी खरीफ की फसल है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही उगाई जाती है, क्योंकि इन्हें पानी की जरूरत बहुत होती है। तो मानसून जब आता है तो बारिश साथ लेके आता है, तो पानी इजिली मिल जाता है ना भाई? समझ आ रहा है तुमको? आगे चले, तो बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलों को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में भाई चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है ये, प्रीवियस ईयर में उठा के देख लो, यहाँ से ये क्वेश्चन आया ही होगा, या मिड टर्म, अपने प्री बोर्ड, फ्रंट का जितने पेपर है सब में देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से। ठीक है भाई। तो खरीफ रबी जायद बोलते हैं 3 फसलों को, अमन ओस बोरो बोलते हैं, बसंत शरद हेमंत बोलते हैं, अमन धान अरहर बोलते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, आपको ध्यान रखना है कि अमन ओस बोरो जो है, ये जो है 3 फसलें हैं चावल की, जो कि पश्चिम बंगाल में बोई जाती हैं। समझ आ रहा है? आगे चले। भारत में चावल मुख्यतः किस फसल ऋतु में उगाया जाता है? अभी बताया मैंने, है ना, कि जो चावल है वो मेनली किस फसल ऋतु में उगाया जाता है? रबी में, खरीफ में, जायद में, और वसंत। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, या आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ में उगाया जाता है। ठीक है, कौन सी फसल ऋतु में? खरीफ फसल ऋतु में चावल मेनली उगाया जाता है। आगे चले। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है अकॉर्डिंग टू 2018, जो तुम्हारी बुक में 2018 का डेटा दे रखा है। ठीक है, तो चावल में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दूसरा स्थान है, पहले पे चीन है। ठीक है, दूसरा स्थान है भारत का चावल उत्पादन में, और पहले पे चीन है। गेहूं किस ऋतु में बोया जाता है भाई? खरीफ, रवि, जायद, ग्रीष्म? तो इसका सिंपल सा आंसर है रवि में बोया जाता है। ठीक है, आगे चलें। अरहर को और किन नामों से जाना जाता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो अरहर की दाल है, ये अरहर की फसल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? लाल चना और मसूर के नाम से जाना जाता है, मसूर और उड़द के नाम से जाना जाता है, लाल चना और पिजन पी के नाम से जाना जाता है, या मूंग और उड़द के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा इसका आंसर है लाल चना और पिजन पी के नाम से जो है हम अरहर को जानते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। कॉफी की प्रमुख 3 किस्में कौन सी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कॉफी की 3 किस्में बता दो कौन कौन सी है। अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। ठीक है, आई थिंक ये रोबस्ता है, रोबस्ता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी है अरहर, मसूर, मूंग। ऑप्शन सी है अरेबिका, कैटूरा, मुंडो, और इंडिका, सटाइवा, और हाइब्रिड। तो देखो भाई सिंपल आंसर यहाँ पर ये है इसका, ऑप्शन ए। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका जो है बेसिकली कॉफी की 3 किस्में हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करूं, भारत में मुख्यतः कौन सी किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है? तो 3 किस्म मैंने बता दिया तुमको। ठीक है भाई, अरेबिका है, रोबस्ता है, लिबेरिका है। तो भारत में कौन सी किस्म का उत्पादन होता है? 3 है ना, कौन से का उत्पादन होता है? रोबस्ता का, अरेबिका का, लिबेरिका का, या मिश्रित का? तो ध्यान आपको रखना है किसका होता है भाई? अरेबिका का। ठीक है, आगे चलो। अगला चैप्टर है जल संसाधन। तो जल संसाधन चैप्टर से जो आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है वो है कि भारत में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग कितना है? भौम जल संसाधन कितना है जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं ना? 232 घन किलोमीटर है, 332 घन किलोमीटर है, 432 घन किलोमीटर है, 532 घन किलोमीटर है। तो सिंपल सा आंसर है इसका 432 घन किलोमीटर जो है भौम जल संसाधन अपने पास है। आगे चले। किन राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है? किन राज्यों में, आपको ऐसे राज्य बताने हैं जहां पर भौम जल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है?
तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल में। ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। गुजरात, बिहार, त्रिपुरा। और ऑप्शन डी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा भौम जल का यूज़ करा जाता है। समझ रहे हो भाई? ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हरियाली परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार ने परियोजना चलाई थी हरियाली। तो इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति फैलाना, ग्रामीण जल संरक्षण और आपूर्ति करना कि भाई जल की आपूर्ति होती रहे, ठीक है ना भाई, जल की कमी ना है। औद्योगिक जल प्रबंधन और समुद्री जल संरक्षण। तो जो हरियाली है इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जल को संरक्षण करना या जल को बचाना और उसकी आपूर्ति करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखो, आंध्र प्रदेश में जल संसाधन से जुड़ा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? जो आंध्र प्रदेश है उसमें कौन सा कार्यक्रम चलाया गया जल संसाधन से जो रिलेटेड है? अरवारी पानी संसद और नीरू मीरू, जल जीवन मिशन और नमामि गंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जो ये नीरू मीरू है ना, क्या नीरू मीरू, जिसका मतलब होता है जल और आप, यहाँ से भी एक सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है कि नीरू मीरू का मतलब क्या है। तो जल और आप इसका मतलब होता है। बाकी हमसे पूछा कि आंध्र प्रदेश में जल संसाधन से जुड़ा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलें, अलवर जो कि राजस्थान में है, कौन सा जल संरक्षण कार्यक्रम प्रसिद्ध है, चलाया गया है? तो तरुण भारत संघ, अरवारी पानी संसद, जल जीवन आंदोलन, नीरू मीरू कार्यक्रम। ठीक है, नीरू मीरू, नीरू मीरू कार्यक्रम। देखो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जो अरवारी पानी संसद है, यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम चलाया गया है राजस्थान के अंदर, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बेसिकली किसके लिए? जल संसाधन को बचाने के लिए। आगे चलें, किस राज्य की सरकार ने घरों में जल संचयन संरचना या जल संरक्षण, जल संचय नहीं कर लो, ठीक है, या जल संग्रहण, ठीक है, जल संचयन या जल संग्रहण संरचना को अनिवार्य कर दिया, मतलब ये कंपलसरी कर दिया। ठीक है, तो केरल की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो तमिलनाडु की सरकार ने जो है बेसिकली घरों के अंदर जल संरक्षण या जल संग्रहण की जो संरचना है उसको अनिवार्य कर दिया। जल संग्रहण का मतलब कि बारिश आएगी तो उसका पानी जमा हो जाए, वो वेस्ट ना हो। तो जब हर घरों के अंदर जल संग्रहण संरचना होगी तो इजीली उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, जो कि बाद में यूज करा जा सकता है। तो ये संरचना होनी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी इमारत की मंजूरी चाहिए गवर्नमेंट से, है ना, तो बेसिकली क्या है, तुमको ये सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घरों के अंदर ये जल संचयन संरचना बनानी ही पड़ेगी। नहीं बनाई तो तुम्हें मंजूरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी जमीन की। समझ आ गया ये इमारत की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला चैप्टर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, कि जो भूतापीय ऊर्जा का उपयोग है ना, इसका सबसे पहला सफल प्रयास 1890 में कहाँ पर हुआ था? बोएजे शहर, इडाहो जो कि यूएसए में है, टोक्यो जापान में, पेरिस फ्रांस में, बर्लिन जो कि जर्मनी में है, यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोएजे शहर है, बोएजे नहीं, बोएजे शहर है जो कि इडाहो में है और ये यूएसए के अंदर है। समझ रहे हो भाई? बाकी ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, तुम्हारी बुक में एक बॉक्स दे रखा होगा थोड़ा लास्ट के पन्नों पर, ऐसे करके उसमें दे रखा है। बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ना एमसीक्यू जो होते हैं वो ऐसी जगहों से ही बनते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यहाँ पे मेन तेल के क्षेत्र है, तो तेल आरक्षित भंडार है। तो असम में है, बिहार में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है। तो असम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम के अंदर क्या है, तेल के क्षेत्र स्थित है, प्रमुख तेल के क्षेत्र स्थित है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ठीक है भाई, क्या पूछा हमसे? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कलपक्कम, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में और तारापुर में। तो तारापुर
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, जहां पर सबसे पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ठीक है ना, दो होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय तो वो हो गया भाई जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। अनवीकरणीय क्या होता है? जिसको हम फिर से नया नहीं बना सकते हैं, इसको फिर से बना नहीं सकते हैं, जिनको बनने में काफी टाइम लगता है। समझ आ रहा है? ये अनवीकरणीय क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। और बाकी यहाँ पे स्रोत की बात करी गई है, तो यहाँ पर तुम अपरंपरागत स्रोत लिख लो, है ना, अपरंपरागत, ठीक है, अपरंपरागत स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पर जल, सौर, ताप और पवन। देखो भाई, पवन की बात कर लो, सौर की बात कर लो, जल की बात कर लो, ये क्या है? अपने ऐसे संसाधन है जो कि नवीकरणीय है या परंपरागत स्रोत है। बाकी ताप यहाँ पर जो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो? आगे चलें। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1948 में, 1950 और 1954 में। तो जो भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी भाई? 1948 में हुई थी। आगे चले, 1960 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान का नया नाम क्या रखा गया? ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया था 1967 में, क्या ये ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान, तो उसका नाम क्या रखा गया था? परमाणु अनुसंधान परिषद रखा गया, भारत परमाणु संस्थान रखा गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया है भैया, परमाणु ऊर्जा संगठन रखा गया। तो अपना नाम सुन रखा होगा कि भाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका नाम आपने जरूर सुना है ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पहला नाम ये था, अब इसका नाम ये कर दिया गया 1967 में। अगले चैप्टर की बात करूं जो कि अपना भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तीसरी में, चौथी में, पंचवर्षीय योजना में, या षष्ठ पंचवर्षीय योजना में? ठीक है ना, ये संस्कृत वर्ड हटाओ भाई यहाँ से, ठीक है, संस्कृत वर्ड 5 लिख दो, ठीक है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी और तीसरी, और यहाँ पर चौथी। तो किस पंचवर्षीय योजना में बेसिकली जो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट करा गया था? तो सिंपल सा मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें जो है ये स्टार्ट करा गया था पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी 2 तहसीलें सम्मिलित हैं? पढ़ा है ना मैं, भरमौर क्षेत्र, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी 2 तहसीलें आती हैं? चंबा और कांगड़ा आती है, भरमौर और होली आती है, कुल्लू और मनाली आती है, स्पीति और किन्नौर आती है। तो सिंपल आंसर ध्यान रखना है, भरमौर और होली। चंबा, देखो चंबा क्या है? जिला है, चंबा एक जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इस चंबा जिले में 2 तहसीलें हैं जो कि है अपनी क्या? भरमौर और होली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। भरमौर जनजातीय क्षेत्र को कब अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था? तो जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ था, बाकी अगर हम क्षेत्र की भरमौर क्षेत्र को देखिए और इसके अगल बगल के बाकी क्षेत्रों को देखें तो भरमौर क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे में इसको कब अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में घोषित किया गया था? 21 नवंबर 1970, 21 नवंबर 1972, और 21 नवंबर 1975 एंड 21 नवंबर 1980। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 21 नवंबर 1975 को जो है ये इनको अधिसूचित जनजाति में क्षेत्र में ऐड कर दिया गया था। आगे चले। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कब स्टार्ट हुई या कब प्रारंभ हुई? तो 1 मार्च 1948, 1 मार्च 1951, ऑप्शन सी 31 मार्च 1958 और 1 मार्च 1960।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 31 मार्च 1958 को जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टार्ट हुई थी। बाकी इसका जो इंदिरा गांधी नहर के बारे में जो विचार बना लिया गया था, कह लीजिए कि भाई हाँ इंदिरा गांधी नहर होगी, 1948 में कर लिया गया था। ठीक है, बाकी काम स्टार्ट कर दिया गया 31 मार्च 1958 को। और जो इंदिरा गांधी नहर है इसको पहले हम राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। पॉसिबल एमसीक्यू जो यहाँ से बन सकते हो बता रहा हूँ मैं आपको, राजस्थान नहर के नाम से इसको जाना जाता था। और इंदिरा गांधी जो नहर है इसका जो कह लो मेनली इसके बारे में या इसके लिए काम करने वाले जो थे मेनली वो कौन थे? कुंवर सिंह थे आई थिंक, है ना, कुंवर सिंह नाम यही था उनका। ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये आ जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब स्टार्ट हुई बता दोगे? किस किस नाम से जाना जाता था पहले? राजस्थान नहर। मतलब इसकी रूपरेखा तैयार कब कर लेगा? 1948 में। किसका योगदान है मेनली इंदिरा गांधी नहर के लिए सोचने के लिए? तो कुंवर सिंह, ठीक है, या कंवर सिंह आई थिंक इनका ऐसी नाम है, ध्यान आपको रखना है। आगे चलें, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? रावी नदी से निकलती है, यमुना से, हरी के बांध से, या हरी के बैराज से, या भाखड़ा बांध से? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरी के बांध से जो है, जो पंजाब के अंदर है, यहाँ से जो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, इंदिरा गांधी नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? आपसे पूछी है कि इंदिरा गांधी नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई, मतलब जहां जहां ये बहती है तो टोटल कितनी लंबाई हो गई इसकी? 8060, 9060 किलोमीटर, 10060 किलोमीटर, 11060 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है 9060 किलोमीटर जो है ना इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर लगभग कितने हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी? यानी जो इंदिरा गांधी नहर है, और पहली बात इंदिरा गांधी नहर 2 चरणों में है, 2 चरणों में इसका विकास करा गया है, ध्यान रखना। तो बाकी हमसे पूछा गया जो इंदिरा गांधी नहर है लगभग कितने हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र, मतलब जहां पर कृषि करी जा सकती है वैसी जमीन को यहाँ पर काउंट करा गया है। तो कितने हेक्टेयर भूमि जो कि कृषि योग्य है उसमें सिंचाई की सुविधा देगी, सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी? 15.63 लाख हेक्टर, 18.63 लाख हेक्टर, 19.63 लाख हेक्टर और 20.63 लाख हेक्टर। तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19.63 लाख हेक्टर जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी इतनी भूमि पर। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पर जो है आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने एमसीक्यू में डिस्कस करें सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके एमसीक्यू यहीं से आने वाले हैं, सबको टेंशन नहीं लेनी है। तो मैंने आपके लिए हर एक पॉसिबल चीज़ कराई है। मैंने आपका सिलेबस सारा खत्म कराया, मिड टर्म का जो सिलेबस आ रहा था, देन मैंने वन शॉट आपके लिए डाली, देन मैं वर्क भी डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। वन शॉट किसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाल दे 2 हफ्ते पहले डाल दी थी, है ना। और एमसीक्यू भी खत्म हो गया आपका, ठीक है भाई, जो कि आपका एग्जाम अब अच्छा जाने वाला है, तो इजीली अपना एग्जाम आप दे सकते हो और अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है भाई, तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।